उनका मानना है कि पिछले 10 दिन के दौरान जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आई है, उसके बाद चाइना के मौक़िफ़ में कहीं ना कहीं नरमी दिख रही है। ये ज़राया से हम आपको बता रहे हैं। अब जब हम आपको बता रहे हैं मौक़िफ़ में नरमी आई है, उसके पीछे का वजह क्या है, तो जब आप मुख्तलिफ फॉरेन एक्सपर्ट्स से बात करते हैं तो उनका मानना है कि देखिए आलमी सतह पर चाइना के खिलाफ जिस तरीके का महाज बन रहा है, एक तरफ से अमेरिका है, एक तरफ से रूस है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है और दीगर छोटे छोटे मुल्क सफारा हो रहे हैं, समंदर के रास्ते को भी बंद करने की बातें हो रही हैं, फिजाइया में भारत की सपोर्ट हो रही है, ज़मीन पर भारत की सपोर्ट हो रही है। तो ये मुल्की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, उसने मजबूर कर दिया है चीन को कि वो अपनी हिकमत अमली को तब्दील करे। लेकिन कब तक वो इस हिकमत अमली को अडॉप्ट करता रहेगा, क्योंकि जब माजी में जंग हुई थी तो इसी तरीके का माहौल नहीं था, माहौल एक तरफा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बदला है। तो ये एक बात जो है वो सामने आ रही है। दूसरी बात, ये जो टाइम पीरियड दिया गया था पिछली बार मीटिंग्स के दौरान और अब भी माना जा रहा है कि टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड के दौरान रिव्यू जो है सिक्योरिटी सिनेरियो का कंटिन्यूसली होना चाहिए, ये जनाब होम मिनिस्टर के ज़राया हमें बता रहे हैं। ये तो बात थी सिर्फ हमने गैलवन वादी की कर रहे थे, लेकिन जब पेंगवन TSO की बात कर रहे हैं जो फिंगर 4 से फिंगर 8 के दरमियान काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां पर अभी ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो पा रही है और वहां पर तनाव बरकरार है। ये भी एक ज़रा से हम आपको बात बता रहे हैं। और इसी तरीके से दिपसोंग का इलाका जो है वहां पर भी नताइज जो है वो उतने ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं जितना गैलवन के अंदर आ रहे हैं, और वहां पर भी अभी आईबॉल टू आईबॉल फौजें हैं, यानी सिर्फ एक जगह पर थोड़ी सी कमी आई है। गैलवन के अंदर कमी आने की वजह जो है, जब हम दिफाई और अस्करी ज़राया से बात करते हैं तो उनका मानना है कि देखिए मौसम का मिजाज बदला है, गर्मियां बढ़ रही है, बर्फ पिघल रही है, गलवान के अंदर पानी का बहाव बढ़ चुका है, और जो पानी के बहाव को रोकने की कोशिश चाइना ने की थी और उसके साथ साथ रिवर बैंक्स पर उन्होंने अपनी बैरिकेटिंग खड़ा की थी। जब पानी का बहाव बढ़ा तो वो बहुत सारी चीजें जो वो खुद ही उखड़ गई, वो खुद ही पानी के साथ बह गई। यही वजह है कि हमें नरमी वहां पर दिख रही है। दरअसल वो नरमी उनकी तरफ से नहीं है, वो कुदरती मार है वहां पर, और कुदरत का एक निजाम है, पानी बढ़ने के बाद हम उसको नहीं रोक सकते हैं। तो ये भी जरा ध्यान में हमने रखना होगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जब हम हाई लेवल बातचीत करते हैं, कुछ लोग हमें पूछ रहे हैं कि जनाब ये हाई लेवल बातचीत की बात बताएं, और पठानिया साहब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, ताशी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जब तक वो ज्वाइन करेंगे, दो बातें मैं फटाफट आपके सामने वो जरा रख ही दूं। एक, जब ये हाई लेवल बातचीत होगी जो बीजिंग की तरफ से शुरुआत की गई है, तो इसमें माजी में भी हमने मुज़ाकरात किए हैं। सन 2017 में भी मुज़ाकरात हुई हैं, सन 2018 में भी स्टेट काउंसिल जो उनका स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है और भारत सरकार के बीच मुज़ाकरात जो है वो हुई हैं, और इस बार भी जब मुज़ाकरात होंगी तो उम्मीद है कि मुज़ाकरात के अच्छे नताइज जो है वो निकलेंगे। अब माजी में क्या कुछ हुआ था, सन 2017 में जब डोकलाम, आपके सामने याद होगा कि डोकलाम के मामले पर भी चाइना बड़ा अड़ा हुआ था, और उस वक्त भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच मुलाकात हुई थी, मीटिंग्स हुई थी, और उन मीटिंग्स का नतीजा जो था बाद में यह मिला था कि डोकलाम पीसफुली एड्रेस हुआ था। लेकिन डोकलाम के एड्रेस होने के पीछे उस वक्त एक बड़ी समिट होने जा रही थी जो चाइना के लिए नाक का मसला था, इसलिए शायद वो कुर्बानी वहां पर दी होगी। इस तरीके की भी बातें जो वो कही जा रही है। माजी के रिकॉर्ड को टटोलने के बाद आज तक 22 बार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट ऑफ चाइना के बीच में मुज़ाकरातें हुई हैं, और लास्ट बार जो बातचीत हुई है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच वो दिसंबर 21 तारीख थी, सन 2019 था। अब इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ SS पठानिया साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट ताशी जी भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे जो लद्दाख के माहिर हैं, उनके पास भी चलेंगे। पठानिया साहब, लगातार हम लद्दाख के मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं और लद्दाख के मामले को हल करने के हवाले से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो ली जा रही हैं। ग्राउंड बैटल पर फौजी आमने सामने हैं और ज़मीन से लेकर हवा तक सब लोग अलर्ट में हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि गैलवन के आसपास फौजी जमाव थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन पेंगवन TSO और दिपसन के अंदर तनाव बरकरार है। इस बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत भी सामने आ रही है। क्या कुछ उम्मीद एज ए डिफेंस एक्सपर्ट के आपके हैं, और कितना भरोसा किया जा सकता है सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए? देखिए सर, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, इसमें कोई शक नहीं है।
और दूसरी बात यह है कि अगर आप पूरी परिस्थिति को शुरू से लेके चलते हैं, जैसे आपने बताया भी है, ये सिचुएशन अभी यहाँ तक क्यों पहुंची है और यहाँ से आगे क्या हो सकता है, डी एस्केलेशन हो सकता है या एस्केलेशन हो सकता है या हम स्टेटस को पे रहेंगे, ये तीनों चीजें जो है इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अभी सबसे बड़ी बात जो उभर के सामने आती है कि इस समय जबकि पूरी दुनिया कोविड का जो वायरस है, जो चाइनीज वायरस भी आप बोल सकते हैं, वो पूरी दुनिया को उन्होंने गिफ्ट में दे दिया जी। उसके बाद भारत के ऊपर इन्होंने LAC की वायलेशन करके ये किसी पर अटैक ही कर दिया, जो गलवान में बैठे हुए हैं या पेंगांग सो लेक में बैठे हुए हैं जी। ये इन्होंने टाइमिंग क्यों चूज की इस समय, कि जब क्या वो भारत को इकोनॉमिकली एक बड़ा प्रहार देना चाहते हैं या वो भारत की जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं या उनकी जो मंशा है या इरादे हैं वो इससे कुछ ज्यादा हैं। जब तक इनकी हमें मंशा समझ नहीं आएगी, इनके इरादे समझ नहीं आएंगे, जो पत्ते वो आस्ते आस्ते खुलेंगे, तब तक ये स्टैंड अप रहेगा। जहां तक मेरी अपनी असेसमेंट है, इस समय चाइना, अगर आप देखें साउथ चाइना सी में खबर आई थी कि USA के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो भी साउथ चाइना सी में भी डोमिनेशन कर रहे हैं जी। और अगर वहां पर आप देखें जो मलाइका स्ट्रेट है, और जब ये मैं एक बताता हूँ आपको, एयरक्राफ्ट कैरियर ये एक नहीं होता, इसके साथ कम से कम 9 जो डेस्ट्रॉयर होते हैं और उनके साथ एक क्रूजर होता है, 75 से 80 इनके पास एयरक्राफ्ट हैं उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है और ये बैटल ग्रुप जब मूव करता है तो पूरा समुद्र हिलता है उस समय। अभी चाइना के पास जिसको जो ट्रेड हो रहा है साउथ चाइना सी से, तो उसको अगर मलाइका स्टेट में रोक दिया जाता है या चोक कर दिया जाता है, क्योंकि इस समय जो जापान ले लीजिए, आप वियतनाम ले लीजिए, इंडोनेशियन ले लीजिए, फिलीपीन ले लीजिए, सब इनसे जो दुखी हैं वहां पर। अगर वो सिचुएशन आ जाती है खुदा ना खास्ता कि इनके ऊपर इकोनॉमिकल प्रहार किया जाता है जिसको वो ये लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उस समय चाइना के अंदर जो विद इन चाइना की जो परिस्थिति है वो बिगड़ सकती है। खबर ये भी चल रही है कि जो शी जिनपिंग है वो अपनी पकड़ फौज पे भी मजबूत नहीं कर पा रहे हैं और जो उनकी PL है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके अंदर भी मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, उसमें डिसेंट चल रहा है। तो ये सारी परिस्थितियों के साथ घिरा होने के बावजूद भी चाइना अड़ा हुआ है। वो क्या वजह है ये अभी समझने की जरूरत है। और जैसे जैसे ये एक शतरंज की बिसात लगी हुई है, उसके ऊपर दोनों देश अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक मूव्स या चालें चलेंगे और उसके बाद ये सिचुएशन जो है कुछ हद तक समझ आएगी। जहां तक मैं सोचता हूं कि वो एक पक्के इरादे के साथ आए हैं इस बार। वो इरादा क्या है वो अभी हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जो भी उनके इरादे हों, ये एक बहुत बड़ी हाराकिरी कर रहे हैं शी जिनपिंग। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में उनको या तो रिजाइन देना पड़े या चाइना जो है सिविल वॉर से ग्रस्त होने के बाद इनका बल्कनाइजेशन हो जाए। पठानिया साहब, ये भी जरा बता दीजिएगा, जिस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, एक तरफ से चाइना है और कुछ मुल्क है, साउथ कोरिया और छोटे छोटे कुछ देश है, एक तरफ से वर्ल्ड ओपिनियन में जो सबसे बड़ा देश है अमेरिका है, जो दुनिया भर में अपनी जंगी महारतें रखता है, फिर रूस है, जापान है, जर्मनी है, इनका एक साइड पर होना और कुछ देशों का एक साइड से होना, क्या ये आलमी जंग यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां में तो नहीं है? देखिए सर, हम सबसे पहले तो हम ये मान के चलें कि जहां तक चाइना के साथ कौन है, एक बेसिकली पाकिस्तान है, दूसरा नॉर्थ कोरिया हो सकता है, जिसकी वहां पे एक पागल तानाशाह बैठा हुआ है किम जोंग, तो उसकी अपनी सोच है, उस देश की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अभी वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से चाइना के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि एक तो वो कहते हैं ना, चोरी के बाद सीनाजोरी हो रही है। लोगों इन्होंने अपने जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर का यूज करते हुए यूरोप को, अमेरिका को, भारत जैसी कंट्री को ये इकोनॉमिकली तोड़ना चाहते हैं, ताकि ये इकोनॉमिकली जो है एक सुपर पावर बन जाए। मिलिटरीली ये USA के बराबर आने चाहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, जहां तक हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, USA के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, इनके पास सिर्फ एक है।
और पूरा इस समय देखिए जापान से लेके, जैसे आपने बात की, पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इस समय पूरी तरह इंडिया के साथ खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है क्योंकि उनको लग रहा है कि चाइना गलत कर रहा है। तो चाइना गलत कर रहा है तो इनफैक्ट जो कुछ इनके अपने जो देश के लोग भी हैं वो भी ये सोचते हैं कि ये चाइना गलत कर रहा है। लेकिन इसका जो आप बोलिए इसकी जो ग्रीड है अपनी जमीन को बढ़ाने की, वो कम नहीं होती नजर आ रही है। और ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुराफात करता रहता है। तो वो सिचुएशन आनी थी जहां पे छोटे छोटे देश जो हमारे एशिया में हैं, जैसे मान लीजिए आप वियतनाम से लेके, क्योंकि वियतनाम के ऊपर भी 97 में इसने दादागिरी की थी और मुंह की खानी पड़ी थी इसको। तो भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है, भारत को इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता है। और भारत के पास एक बैटल हार्डन्ड और एक ट्रेन्ड आर्मी है जिसको विंटर वॉरफेयर का पूरा अनुभव है। अब ये मान लीजिए कि एक सिचुएशन में भारत अकेला लड़ रहा होता और दूसरी सिचुएशन में पूरा विश्व जो है उसके साथ खड़ा है, तो सिचुएशन कुछ और होती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। बहुत शुक्रिया एस एस पठानिया साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसने भी कहीं ना कहीं चाइना को इस बात के लिए मानने पर मजबूर कर दिया कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए। हमारे साथ लेफ्टिनेंट ताशी भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताशी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपके साथ जब बात करते हैं ना तो दो तीन चीजें काफी क्लियर हो जाती, क्योंकि आपने इन पहाड़ों को, इन पठारों को साफ देखा है। आपने करगिल के अंदर जब जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ तो फोर फ्रंट पर आप रहे थे, आप लड़ रहे थे, आपको पता था कि दुश्मन का वार और हमारा डिफेंस कैसे चल रहा है। आज जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, टू वॉर फ्रंट पर लड़ने की बातें हो रही हैं, लद्दाख की आवाम कैसे इसको देख रही है, और अब जो ये नई पहल हो रही है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक तरफ से और वहां के फॉरेन मिनिस्टर एक तरफ से बैठेंगे, उसी तरीके से सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से इससे पहले की गई थी जब 21 दिसंबर 2019 को जब मीटिंग हुई थी डोकलाम के बारे में। तो क्या कुछ उम्मीदें आपकी हैं और क्या कुछ आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं? नमस्कार। मैं सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने दिल्ली से यहाँ करगिल में बैठा हुआ एग्जमैन से आपने अपने जानकारी हासिल किया है। सबसे पहले मैं एक दो बात बताना चाहता हूँ। जब मैं फौज में था, मैं करीब 2080 में मैं रिटायर हुआ है। उस वक्त जो अभी डोबलांग जो चौक था, जो डीबीओ साइड में हम पूरा पैदल चलता था, पूरा इंडियन आर्मी पैदल चलता था और घोड़े पर चलता था। उसके बाद जो भी कभी कभी हेली में हम जाता था। अभी सिचुएशन में जो हमारा वहां पर जो अभी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार ने वहां पर रोड बन गया हर जगह में। अभी हमारे अभी हम डीबीओ जंक्शन तक पूरा अभी हमारा जवान 1 घंटे में पहुंच जाता है, जो कि पहले कम से कम 10-15 दिन लगता था, हम पैदल चलता था। ठीक है ना जी। अभी और जो आज जो 14-15 तारीख को जो हादसा हुआ है, सबसे पहले मैं उन जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं जो अपने देश के मातृभूमि के लिए जान दिया है। उसके अलावा जो आज की सिचुएशन में जो हमारे जवान बॉर्डर पर सेना के साथ लड़ने के लिए जो पूरा बॉर्डर पर तैनात है, मैं पूरा लद्दाख के अवाम उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। जिस तरह करगिल में आपको पता है, करगिल में हमने पाकिस्तान को कैसे धक्के मार कर पहाड़ियों से उनको भेज दिया था। और करगिल लड़ाई में भी हमारे सिविल जो है फौजियों के साथ बिल्कुल हमारे साथ था। हम जब लड़े था हमारे साथ पूरा करगिल के अवाम, लद्दाख के अवाम बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर हमारे पीछे आता था, अम्निशन लाता था, हमारे साथ खाना लाता था हमको, तो हमारे साथ बिल्कुल तैयार था। इसी तरह आज के सिचुएशन में लद्दाख के अवाम सेना को छिक्का छोड़ाने के लिए हमारे पूरा आर्मी भी तैयार है और हमारे सिविल भी बिल्कुल हम यहाँ पर पूरा तैयार है। और एक्समैन तो ऑलरेडी हम तैयार ही है, जो कि जो सेना जो हरकत कर रहे हैं, जो करना हरकत वो बोलते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल एक ताशी साहब ये भी बताइएगा, कहा जा रहा है कि मौसम का मिजाज जब बदलता है तो गलवान में बहाव बढ़ता है और बहाव के बढ़ने की वजह से चाइना को काफी नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने पानी को रोकने की कोशिश की थी। हाँ, वो तो उनको नुकसान होगा
इंडियन एक आर्मी है, इंडियन आर्मी ऐसा आर्मी है, वर्ल्ड में माना हुआ आर्मी है। अब ये मानता है, आप लोग ये मानता नहीं, ये इंडियन जो आर्मी है वर्ल्ड में माना हुआ है। और जो हमारे जो एक लद्दाख स्क्वाड, आपने सुना होगा नाम इंडियन आर्मी का जी, वो है बिल्कुल पहाड़ियों में लड़ने के लिए नंबर 1। समझ लो कि कारगिल में पाकिस्तान दोनों के नाम सुनकर पीछे भगता है। आज वही हालात अगर सेना के साथ होता है तो सेना को हम सोचता है कि बेजिंग तक हमारा जवान ले जाएगा और तिब्बत को आजाद कर देगा। ये हमारे फौजी में ताकत है, हमारे इंडियन आर्मी में ताकत है। मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया में एक मजबूत सरकार है। अगर सिर्फ हमारे जवान आदेश का जरूरत है, हुक्म देने का आदेश जरूरत है कि चलिए, बहुत शुक्रिया ताशिर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जज्बात है फॉर्मर फौजियों के और लद्दाख की आवाम के, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि ब्रेक पर जाना, मैं फटाफट से आपके सामने दो बातें भी और रख दूं। एक तरह से जब चाइना की बात हम करते हैं, भारत के साथ लड़ ही रहा है, ऑलमोस्ट वॉर फुट पर आ गए हैं। वहीं पर अब भूटान के साथ भी मामला उनका पेचीदा हो रहा है। और जून 2 तारीख और 3 तारीख को जो जीएफ काउंसिल की मीटिंग हुई थी, ये जीएफ काउंसिल की मीटिंग मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की जो आलमी सतह पर मीटिंग हुई थी, वहां पर चाइना की तरफ से भूटान के कुछ एरिया पर एतराज जताया गया, जिसको आउटराइटली भूटान ने रिजेक्ट किया है। अब ये जो एरिया है जहां पर ये सारा कुछ किया गया, वो है सेक्टन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसका प्रोजेक्ट आईडी है 10561 और ये चाइना भूटान बॉर्डर पर बिल्कुल बहुत दूर पर है। और जो डिफेंस एक्सपर्ट है और फॉरेन एक्सपर्ट है या चाइना को जो समझते हैं पॉलिसी को, उनका मानना है कि आज तक इस पर कभी भी डिस्प्यूट नहीं था। और यह डिस्प्यूट कब हुआ? जब यह मीटिंग चल रही थी, जीएफ की मीटिंग चल रही थी और भूटान, इंडिया, श्रीलंका की रिप्रेजेंटेशन अपर्णा सुब्रमण्यम कर रही थी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक की, आईएएस ऑफिसर है, वो रिप्रेजेंट कर रही थी। और चाइना की तरफ से यह ऐतराज किया गया कि देखिए आप इस प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं कीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अप्रूव नहीं कीजिए, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है और चाइना इसको नहीं मानेगा। जब वहां पर भूटान के रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा कि देखिए आपके ऐतराज जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आज तक आपने कभी भी इस पर जो है वो डिस्प्यूट नहीं माना था। और जो आपकी इंटरनल मीटिंग्स भी है उसमें भी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना की तरफ से वॉकआउट किया गया, प्रोटेस्ट किया गया और उन्होंने वहां पर इस नए मामले की दाग बेल डाल दी कि ये सेंचुरी जो है ये सारी जनाब डिस्प्यूटेड है, इसलिए वहां पर ये मामला जो है वो चला है। अब मसला भूटान और चाइना का जो है, वहां पर दोनों मुल्कों में परेशानी है कि दोनों मुल्कों के सफीर ही नहीं है, न भूटान का चाइना में है और न चाइना का भूटान में है। तो मामला सिरा दिल्ली आता है और दिल्ली में दोनों सफीर बैठते हैं और यहां पर भी सफीरों की जंग आपस में जो है वो तेजी के साथ चली है। और कल हमने देखा कि दोनों सफीरों ने अपनी अपनी बात जो है वो तेजी के साथ सामने रखी है। फटाफट से आपको जरा टाइमलाइन बता देते हैं क्या कुछ रही है एलएसी डिस्प्यूट की इस वक्त चाइना में। 5 और 6 मई को क्लैशेस हुए थे जब पेट्रोलिंग हो रही थी पेंगवान टीएसओ में। 9 तारीख को ये और ज्यादा बढ़ी। 12 तारीख को गैलवन वादी का मामला हमारे सामने आया। 19 तारीख को गैलवन और टीएसओ दोनों तरफ से फौजें जो है वो आमने सामने लगी और हाथापाई की नौबत भी आ रही थी, लेकिन वहां पर फिर बच गए। 21 तारीख को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अपने तमाम तर मामलात को बरोए कार लाकर चाइना की मामलात को चाइना के सफीरों को तलब करके बात कही और वर्ल्ड ओपिनियन के सामने भी बात रखी है। 22 तारीख को आपको याद होगा कि आर्मी चीफ ने ले हेडक्वार्टर का दौरा किया, सिक्योरिटी रिव्यू लिया। 30 तारीख को राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया चाइना, उन्होंने उस हवाले से डिप्लोमेटिक लेवल्स पर जो है बातचीत कही और कहा कि क्या कुछ सिचुएशन हमारे सामने है। फिर जून में जब आप देखेंगे तो 2 जून को फर्स्ट ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट जो फौजियों की है वो मिली और यह कहा गया कि देखिए चाइना की तरफ से कुछ फौजें बढ़ाई गई हैं सरहद पर, इसलिए हम भी अपनी जो है फौजें बढ़ा रहे हैं। 6 तारीख को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह साहब जो कमांडर है ले बेस 14 क्रॉप के, उन्होंने और मेजर जनरल ल्यू लियांग के बीच मीटिंग हुई है पीएलए के बीच में। और फिर 9 जून को आर्मी ऑफिसर दोबारा मिलते हैं हॉट स्प्रिंग के आसपास। 13 तारीख को आर्मी चीफ जो है वो रिव्यू लेते हैं और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल बताते हैं। 15 तारीख को गैलवन वादी का मामला हमारे सामने आता है। 22 तारीख को आर्मी डेलीगेशन जो है वो दोबारा मीटिंग कर रहा है। 25 तारीख को सैटेलाइट इमेज
सामने आती है जिसमें सिचुएशन कुछ और खराब हो जाती है। 30 तारीख को सीनियर मिलिट्री कमांडर्स दोबारा तीसरी बार मिलते हैं और डीएस्केलेशन की बात करते हैं। 3 जुलाई को सबको सरप्राइज कर दिया जब वजीर आजम साहब सुबह 9-8 बजे लद्दाख पहुंचे और वहां से अपनी बात जो है वो रखी है। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो अब कोविड का